राज्य को चलाने वाला वो राजा की श्रेणी में ही आता है, क्योंकि हम लोगों ने अपना जो जीवन अपने पूर्वजों का जीवन सुना है वो राजतंत्र से ही सुना है। एक राजा हुआ करते थे, उनके फला सेनापति हुआ करते थे, उनके फला जमींदार हुआ करते थे, तो लगान वसूलते थे, कर लेते थे, ये सब सुना है, देखा नहीं। देखा किस राजा को है? जो आज सत्ता में बैठा हुआ है, लोकतंत्र का राजा, लोकतंत्र का सबसे बड़ा राजा प्रधानमंत्री, पदेन हालांकि है तो राष्ट्रपति, लेकिन संविधान और व्यवस्थाओं के तहत जो कार्यशैली, जो कार्य प्रणाली हमारे देश को मिली है, उसमें प्रधानमंत्री सर्वोपरि है। प्रथम शीर्ष नागरिक, शीर्ष नेता, शीर्ष पदासीन व्यक्ति राष्ट्रपति, उसका कार्यवाहक व्यक्ति होता है प्रधानमंत्री, उसकी कार्य योजना को देखता है। तो लोकतंत्र में जो चुन किया जाता है वही सबसे ताकतवर व्यक्ति होता है। राष्ट्रपति को कुछ सिलेक्टेड लोग चुनते हैं, प्रधानमंत्री को हम जिन नेताओं को चुनते हैं वो नेता चुनते हैं, इसलिए वो बहुत ताकतवर हो जाता है। तो आने वाले समय में देश को कहां ले जाना है, 2024 में क्या करना है, हमें लगता है हमारे इशारे को आप लोगों ने समझ लिया होगा। क्योंकि मैं पॉलिटिकल व्यक्ति नहीं हूं, इसलिए राजनीति की बात नहीं करूंगा, लेकिन देश राजनीति से चलता है, इसलिए हमको उसमें भी विचार करना होगा। देश किसके हाथों में हो, यही विचार करके राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने आरएसएस की स्थापना की। और आरएसएस के लोग भी कांग्रेस की ही सत्ता से निकले हुए लोग थे। आज देश में जितनी पार्टियां हैं, थोड़ा आपको वॉल्यूम कम करिए तब ना बात। आरएसएस और देश में जितनी राजनीतिक पार्टियां निकली हैं, जिसका भी नाम आप जानते हो, चाहे छोटी हो चाहे बड़ी हो, सब कांग्रेस के बाद ही हैं। क्योंकि कांग्रेस राजनीतिक पार्टी नहीं थी। कांग्रेस इस देश की आंदोलन के लिए एक रणनीति तय की गई थी, जो अंग्रेजों से सत्ता को वापस कराने के लिए कांग्रेस की घटना हुई थी। इसका संस्थापक कौन था? ह्यूम, एवो ह्यूम ने इसकी स्थापना की। एवो ह्यूम चले गए, लेकिन कांग्रेस आज भी है। उस समय के लोगों ने क्या किया कि इसको राजनीतिक पार्टी का स्वरूप दे दिया। धीरे धीरे चुनाव लड़ाना शुरू कर दिया, मनोनयन शुरू कर दिया। फिर देश के पहले प्रधानमंत्री, पहले राष्ट्रपति का चयन भी हो गया। उसमें भी पार्शियलिटी की गई, जो हम लोग पढ़ते हैं, क्योंकि हम तो उस समय थे नहीं। जो लोग रहे होंगे वो जब बेहतर जानते रहे होंगे। उसमें भी पार्शियलिटी की गई। सरदार वल्लभ भाई पटेल के साथ बहुत नाइंसाफी की गई। डेट हमको याद है, हम बहुत जी वो है, पता हमको, जानकारी है। वोटिंग में भी पार्शियलिटी की गई, वो सब पता है, क्योंकि मैंने भी पढ़ा है, जाना है, तो इसीलिए आपसे चर्चा कर रहा हूं। कांग्रेस के बाद बहुत सारे दल पैदा हुए। अगर कांग्रेस में सब कुछ ठीक था तो दल क्यों पैदा हुए? एक प्रश्न चिन्ह है ये। आइए अपने आप से विचार करना पड़ेगा कि कांग्रेस में सब कुछ ठीक था तो दूसरे दल बने ही क्यों? अगर घर में सब कुछ ठीक है तो अलगाव हुआ ही क्यों? अगर परिवार में भाई अलग हो रहा है, बेटा अलग हो रहा है, तो सब ठीक नहीं है। माताओं से अनुरोध है कि जो लोग भोजन करना चाहते हैं वो भोजन करने के लिए प्रस्थान कर सकती हैं। आप लोग भोजन करें। हम लोग थोड़ी देर और चर्चा करेंगे, क्योंकि 2024 का विषय हमारे प्रभारी महोदय ने छेड़ दिया। मैं तो चाहता था वही चर्चा करें, लेकिन उन्होंने इशारा मेरी तरफ कर दिया। तो जब परिवार में अलग होता है या पार्टी में अलग होता है तो सब कुछ ठीक नहीं रहता है। सब ठीक रहता है तो अलग नहीं होता। आप सहमत हैं इस बात से? अगर सही है तो अलग नहीं होगा, और अलग हो रहा है तो सही नहीं है, ठीक नहीं है। और ऐसी स्थितियां, परिस्थितियां बनती गई कि लगातार छोटे छोटे दल सक्रिय होते गए, यहां तक कि उन्होंने जनता की नब्जों को पकड़ा। जनता चाहती क्या है, उस पर 10-10 साल, 20-20 साल सरकार में भी रहे। और उनके सरकार में आने के बाद देश और प्रदेश की वो स्थिति हुई, हम इतना पीछे चले गए कि हमको सरवाइव करना ही मुश्किल हो गया। फिर जनता ने चुना, जनता को लगा कि मुझसे कहीं गलती हुई है, फिर उन्होंने अपना पलट दिया, पूरी सत्ता को ही पलट दिया। जब सत्ता को पलटा
अब जनता को लग रहा है कि मैंने सत्ता सही हाथों में दी है, न भेद हो, न भाव हो, न जाति धर्म का नारा हो, सबको साथ लेके चलने की बात हो, तभी देश आगे बढ़ेगा। हम लड़ेंगे आपस में जातियों में, मजहबों में, प्रांतों में, तो हम आगे नहीं जा सकते। आज इसी को टक्कर देने के लिए आदरणीय मोदी जी ने एक नारा दिया, सबका साथ सबका विकास, और उसको मूल रूप से फलीभूत भी उन्होंने किया। किसी भी योजना में पार्शियलिटी नहीं की गई, जो आया मदद के लिए उसको मदद हुई। शासन में, प्रशासन में, कम से कम मेरे सामने खड़ा होकर के जिले का कोई भी व्यक्ति नहीं कर सकता जाति के रूप में, मजहब के रूप में मेरे साथ कोई मक्कारी या कोई धोखा हुआ। किसी ने मेरे साथ छल किया है, विरोध किया है, हमारी सुनी नहीं गई। जिसकी नहीं सुनवाई गई, अगर मेरे पास तक आ गया तो मैंने सुनवाया भी है। ऐसे भी लोग हैं मेरे पास, और एक तो संख्या नहीं, इनकी हजारों हजार में है। कोरोना काल, संकट काल था, उस समय जिस भी धर्म के, जिस भी जाति के, जिस भी समाज के लोग आए, उनकी हर तरह से मदद की गई। 68 दिन मैंने खाने, रसोई चलवाया। रोडवेज पे सबसे बड़ी रसोई चली सेवा भारती की, और जनपद में जो लोग निवास करते हैं सबको पता है कि वहां से भोजन, इसमें परमानंदपुर काली कुत्ती के भी लोग हैं, है ना? आप लोग यहाँ भोजन जाता था, रोडवेज से जाता था, मुझे जानकारी है कि मैं भिजवाता था। रोडवेज बस स्टैंड पर जाता था, मियापुर में जाता था, सिपाह में जाता था, मतलब हर मोहल्ले चिन्हित किए गए थे जहां गरीबी रेखा के नीचे के लोग या मांगने वाले, रिक्शा वाले लोग, इस तरह के लोग जहां जाता थे वहां चिन्हित करके भिजवाया जाता था। और सुबह और शाम दोनों टाइम रहता था। एक टाइम हम भिजवाते थे सेवा भारती से, दूसरी रसोई भी हमारे सहयोग से चलती थी विश्व हिंदू परिषद के सौजन्य से। वो थोड़ा सा और आगे मियापुर में चलता था, और वहां से शाम को, सुबह हमारे यहाँ से। इसके अलावा प्रशासन की गाड़ियों में 100 लंच पैकेट में अलग से रखवाता था कि जो भी असहाय, गरीब, कमजोर, सड़क पे धूपों से तड़प रहा हो, कहीं फंसा हो, और वो इस काम को न कर पा रहा हो, भोजन की तलाश नहीं हो पा रही है, उसमें सब बंद था। होटल में भी रहने की व्यवस्था नहीं थी, खाने की व्यवस्था नहीं थी, सारे रेस्टोरेंट बंद थे, घरों में लोगों को समस्या थी, तो ड्राई राशन भी 4000 पैकेट ड्राई राशन हम लोगों ने बंटवाए। आप लोग भोजन में अगर वहाँ वितरित करने में सहयोग कर सकते हैं, सेवा कर सकते हैं, तो आप लोग खिला पिला भी सकते हैं। मानव सेवा ही सबसे बड़ी सेवा है। दरिद्र नारायण की सेवा, ये हमारे यहाँ स्लोगन में है। जो लोग भाजपा से जुड़े हैं वो भी जानते हैं, और जो समाज से जुड़े वो भी जानते हैं। दरिद्र नारायण की सेवा ही ईश्वर की सेवा है। नर ही नारायण है, ये भी कहा गया है हमारे यहाँ, भी है कि नर ही नारायण माना गया। नहीं, आत्मा में ही परमात्मा अगर मानते हैं आप कि आपकी आत्मा के अंदर परमात्मा है, तो आप ही तो नारायण है। अब आप कर्म कौन सा करते हैं, नारायण का कर्म कर रहे हैं कि शैतान का, ये विषय आपको ऊपर निर्धारित होता है। अगर नारायण का कर्म कर रहे हैं तो नारायण आपके अंदर वास करेंगे, नहीं उसी आत्मा में परमात्मा जो है वो शैतानी काम करेगी, तो आप शैतान की श्रेणी में हैं। रावण क्या था? विद्वान था, परम प्रतापी था, लेकिन कर्म क्या थे? शैतानी थे, राक्षसों वाली थी, तो राक्षसों की श्रेणी में गया। जाति से ब्राह्मण था, ऐसा बताते हैं लोग, लेकिन कर्म कर्म राक्षसों वाले थे। यजीद कौन था? दो मुस्लिम भाई बैठे हैं इसीलिए पूछ रहा हूँ, यजीद कौन था? यजीद भी मुस्लिम था, लेकिन उसने प्रॉफिट साहब के पूरी खानदान को समाप्त किया, तो शैतान का काम किया। मुसलमान होते हुए भी शैतान का काम किया। यजीद ने ही उनके पूरी खानदान को मारा, तो यजीद ने अगर मारा तो उसने शैतान का काम किया, तो उसको हम मुस्लिम नहीं कह सकते, उसको शैतान ही कहेंगे। इंसान के रूप में जो शैतान का काम करेगा वो शैतान कहलाएगा, तो चाहे नर के रूप में करे चाहे किसी रूप में करे। ईश्वरीय रूप में हमारे बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो उन्होंने ऐसा काम किया है, वो तो शैतान की ही संज्ञा है। तो हमारा मनुष्य का जीवन किस लिए बना है?
नर से नारायण की तरफ ले जाना, और नर की सेवा ही नारायण सेवा, दरिद्र नारायण की सेवा ही। राजनीतिक शक्तियों में बता है तो हमारी आवाज उठाने वाला राजनीतिक शक्ति का व्यक्ति कौन होगा, इसलिए दल अलग हुए। संघ के लोगों ने भाजपा की स्थापना की, तो भाजपा की बागडोर दीनदयाल उपाध्याय और शिवा प्रसाद मुखर्जी के हाथों में दिया। उसके बाद वह राजनीतिक सफर अटल जी के हाथों में आया। वो जमाना गया कि नेता मंच से कहेगा कि ये मुस्लिम विरोधी है, इसको वोट मत दो, वो हिंदू विरोधी है, इसको वोट मत दो। जब आप विवेकशील हो जाएंगे, पढ़ाई लिखाई आपकी अच्छी हो जाएगी, आप दूसरे की शक्ति में हो जाएंगे। मेरा भी एक वीडियो आया था, मैंने उससे इस बात को कहा है, अल्पसंख्यक से 10 जातियां मैं जानता भी हूँ, जैन, बौद्ध, पारसी, ईसाई, ये सब अल्पसंख्यक हैं। इसमें सबसे ज्यादा शिक्षा का स्तर का जो कम है, सबसे ज्यादा कम स्तर शिक्षा का, बाकी लोग जो है अल्पसंख्यक वो पढ़े लिखे से काफी आगे, उनका परसेंटेज रेट ज्यादा है, आपके यहाँ कम। आप जिस चीज को बढ़ा लेंगे, ये हम पढ़ना है, लेकिन पढ़ना पड़ेगा और पढ़ाना पड़ेगा और शिक्षित करना, जिससे वो ये समझ जाए कि हमारा शिक्षक कौन है, हमारा मसीहा कौन है, हमारे लिए काम कौन कर रहा है, हम किसके साथ आगे बढ़ सकते हैं। जिंदगी ये समझ आ गए, उनमें सबकी राजनीतिक दुकान बंद हो जाएगी। सिर्फ उसी को आप आगे बढ़ाएंगे जो देश को और अपने आप। इसलिए देश का राजा कौन होगा, जिसके खिलाफ में जो देश की बड़ा होता है, जो परिवार अपने लुटेरे भाइयों में न रखा, जो सिर्फ देश की बात होता हो, भारत माता की बात होता हो, अपने लोगों की बात होता हो, देश हमको उसी पे ध्यान देना है, क्योंकि वही है हम सुरक्षित। आज दुनिया की कोई भी देश, कोई भी शासन की जरूरत नहीं है, नेकार हुआ अब उधर से पत्ता चलाएगा तो से गोली जाएगी। इतना ताकतवर बनाएंगे कि उसकी अगर देश के ऊपर जाए, उस देश का पसीना निकल जाए। और आज इसी T20 करा करके भारत की प्रधानमंत्री ने योजना बनवा दिया। T20 की बैठक कितने दिनों में जहाँ हुई उस स्थान पर मैं गया। सर झील के बगल में एक स्थान है, सरकारी स्थान है, उसके अंदर G20 की बैठक हुई, मुगल पार्क के ठीक सामने। कश्मीर में गोली चली थी और वह पार्क सील हो गया था। वह पार्क किसी को परमिटेड नहीं है, राष्ट्रीय नेतृत्व ने हमको परमिटेड कराया और उसमें हमारी सभा हुई। लाल चौक के ठीक सामने शेरे कश्मीर पार्क है और वो छावनी में तब्दील था जब हम लोग वहां प्रवेश किए हैं, और हमारी सभा भी उसी के अंदर हुई, शेरे कश्मीर के। अब तक का ऐतिहासिक सभा भी रही है। भारतीय नेतृत्व के जितने भी लोग वहां अब तक सभा किए हैं, उन सबसे ज्यादा गैदरिंग रही है हमारी सभा में। लगभग 3000 लोग थे, 1200 से ज्यादा की सभा कोई कर नहीं पाया कश्मीर के अंदर। अधिकतम जो किया है वो 1200, नाम नहीं लूंगा क्योंकि कोई हमारे दल का भी हो सकता है, कोई किसी और दल का भी हो सकता है, तो कंट्रोवर्सी हमारा काम नहीं है कि हम कंट्रोवर्सी करें, किसी विवाद को बढ़ाएं। हमारा जो काम है, मैं अपने उद्देश्य पे ही काम करूंगा। अब तक की सबसे बड़ी सभा हम लोगों ने की है, और कश्मीर की जो लोगों ने वीडियो देखी है, आवाम पूरी वहाँ मस्त है और वो भारत के साथ है, भारत के प्रधानमंत्री के साथ है, और ईश्वर ने चाहा तो वहाँ भी आपकी गवर्नमेंट बनेगी। आगे जो प्रशिक्षण हुआ है और चुनाव भी जल्दी ही कराए जाएंगे। चुनाव की वहाँ व्यवस्था मॉनिटरिंग चल रही है, उसी के तहत हम लोगों ने काफी समीक्षा भी की। सरकार वहाँ बनेगी और सरकार देश के हर उस कोने में बनेगी जहाँ देश की सोच रखने वाले लोग हैं।
संघ किसी का विरोधी नहीं है, भाजपा किसी की विरोधी नहीं है, लेकिन जो राष्ट्रद्रोही है उसका संघ भी विरोधी है, उसकी भाजपा भी विरोधी है, उसके हम भी विरोधी हैं, हमारे समाज के लोग भी विरोधी हैं, हमारे देश के लोग भी विरोधी हैं। और जो राष्ट्र प्रेमी है उसका कोई विरोधी नहीं है, उसको गले लगाएंगे, उसका आदर करेंगे, उसके साथ बिठाएंगे, उसको अपने खाना खिलाएंगे, भोजन कराएंगे, घुमाएंगे, लेकिन राष्ट्र के विपरीत अगर कार्य करेगा तो उसको राष्ट्र से बाहर भी निकालेंगे। हम राष्ट्र प्रेमी हैं तो हम राष्ट्र प्रेमियों की कदर करेंगे। जो राष्ट्र में रह के राष्ट्र से द्रोह करेगा उसे रहने भी नहीं देंगे। भाई जिस राष्ट्र में हम रह रहे हैं, जहाँ का अन्न जल वायु ग्रहण कर रहे हैं, अगर उसे विद्रोह करेंगे क्या हमको रहने दिया जाना चाहिए? कोई देश का संविधान ये कहता है किसी देश में आप राष्ट्र के विपरीत कार्य करके रह सकते हैं? नहीं रह सकते तो यहाँ कैसे रहेंगे? ये अभी तक कमजोर सरकारें थी, तीन टांगों वाली सरकार थी। अब फुल फ्लेज सरकार है, निर्णय लेने वाली सरकार है और निर्णय ले भी रही है। आगे और भी कठोर निर्णय लिए जाएंगे जो राष्ट्र हित में होगा, राष्ट्र के लिए होगा, हमारे सबके देश के बच्चों के भविष्य के लिए होगा। अभी तो कुछ निर्णय हुए हैं जिसपे धराशायी हुए लोग, यही लोग कहते थे कि ये हो जाएगा वो हो जाएगा। क्या हो जाएगा? देश को चलाने के लिए राजा को थोड़ा कठोर निर्णय लेना पड़ता है। घर चलाने के लिए आप नहीं लेते निर्णय। परिवार 5 लोगों का है, कभी कभी एक लड़का उसमें बिगड़ जाता है तो उसको मारते पीटते हैं ना, समझाते हैं ना, प्यार भी करते हैं, डांटते भी हैं, मारते भी हैं, समझाते भी हैं। ठीक से रहो ना घर से निकाल देंगे, बेदखल कर देंगे, बहुत सारी चीजें कहते हैं। क्यों कहते हैं? इसीलिए कहते हैं ना कि ठीक से चले, आपके परिवार को अपने सामंजस्य बिठा के चले, अपने सबके माता पिता की इज्जत करे, संस्कार से रहे। अगर ऐसा नहीं करेगा तो आप उसको डांटते हैं। तो मेरा राजा जो बैठा है, अगर वो अपने जनता को डांटेगा कि आप ठीक से चलें, तो क्या हम उसका विरोध करेंगे कि उसका समर्थन करेंगे? हमें समर्थन करना चाहिए उसका। राजा कभी कभी कठोर निर्णय लेता है, वो निर्णय उसके लिए नहीं है, उसके अपने परिवार के लिए नहीं, वो देश के लिए है, वो आपके लिए, वो हमारे लिए है। वो हमारे लिए रात दिन काम कर रहा है, बिना छुट्टी लिए काम कर रहा है। मुझे तो पता ही नहीं कभी मोदी ने छुट्टी भी लिया, किसी को पता है? मोदी जी ने कभी छुट्टी लिया अपने 9, 10 साल 11 साल के शासन में? किसी को पता है? वर्किंग पीरियड में 2 घंटे 3 घंटे फ्लाइट में सोना, 4 घंटे यात्रा में उसमें सो रहे हैं। किस लिए मर रहा है वो? प्रधानमंत्री एक बार जो हो गया वो देश के प्रोटोकॉल में रहता है, उसको सारी सुरक्षा, सारी सुविधा, आवास, गनर, रसद, राशन, व्यवस्थाएं, सिक्योरिटी सब मिलता है। उसको क्या जरूरत है आपके लिए जूझने की? कभी आपने चिंतन किया है? करना पड़ेगा, आपको इस विषय का चिंतन करना पड़ेगा। किसी बहकावे में ना आइए, किसी परगलाने में ना आइए, चिंतन करिए। जो व्यक्ति अपनी माँ को, अपने बाप को, अपने भाई को, अपने बहू को, अपने बेटे को, सबको छोड़ करके, भतीजे को, पत्नी को छोड़ करके देश के लिए अगर अपना सब कुछ निछावर कर दिया है तो हमारा आपका क्या उद्देश्य है? हमारा आपका क्या कार्य है? हमें आपको उसका समर्थन देना चाहिए, क्योंकि जो भी करेगा हमारे लिए करेगा, हमारे देश के लिए करेगा। आज देश का गौरव बढ़ा है, मान बढ़ा है, आपको गर्व से सीना अपना चौड़ा करते हैं ना। चाहे देश का कोई भी नागरिक हो, किसी भी जाति का हो, वो जाके देश में बताता है दुनिया के देशों में। मेरा एक छोटा भाई यहाँ बैठा है, भतीजा ही है, इमरान, दुबई में था। दुबई में जब ये कहता होगा कि मैं इंडियन हूँ, इसका भी गर्व से चौड़ा होता होगा सीना। बाकी लोगों, जो दुनिया के अन्य देशों के लोग इसके साथ काम करते होंगे तो एक बार जरूर पूछते होंगे, यार तुम इंडियन हो? 4 बार देखते होंगे इसका चेहरा, तो इसको देखने के बाद मोदी को भी पूछते होंगे। ऐसा मेरा अनुमान है, मैंने इससे चर्चा नहीं की। तो ऐसा होता है? ऐसा होता है। देखिए, मैंने चर्चा नहीं की, लेकिन मुझे ये आशा है, क्योंकि मैं भी 30 कंट्री में विजिट किया हूँ, 30 देशों की यात्रा मैंने की है। और तब यात्रा जब करता था तो हम लोगों को बचा के बताना पड़ता था कि मैं भारत का हूँ, इंडिया का हूँ। और आज जाने के बाद स्वागत होता है, यू आर इंडियन, वो वेरी गुड, वेरी नाइस। तो लैंग्वेज बदल गई लोगों की, फिजिकल लैंग्वेज बदल गई। हम दुनिया की महाशक्ति बनने की तरफ है,
इसमें सिर्फ हमको एक ही काम करना है, अपने उस राजा को इतनी ताकत देनी है जिससे दुनिया के सारे चोर देश, जितने भी गद्दार देश हैं, वो उसके घुटनों में अपना सजदा करते रहे। धन्यवाद।